तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बातचीत की है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, याद है ना? क्या है वो शॉर्टकट? कल फिर बाहर आए शान से तेरे सीनियर। और बाकी तो आप निकाल ही सकते हैं। ग्रुप में अप टू डाउन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। थर्ड पीरियड एलिमेंट तीसरे आवर्त के तत्व की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है तीसरे आवर्त के तत्व की, वो दूसरे आवर्त के तत्व से क्या है, ज़्यादा है। उसका हमने कारण भी डिस्कस किया है, उसके कारण के बारे में भी हमने बातचीत की है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? तो बेटा कम से कम 6th A और 7th A, ये दो फैमिली ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आपको याद होना ही चाहिए हर हाल में। अब 6th बोले तो ऑक्सीजन परिवार, तो ऑक्सीजन परिवार में ऑर्डर ये आता है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। मीन्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ना सिर्फ कम है बल्कि पूरे समूह में सबसे कम है। ये तो 6th A में है, ऑक्सीजन परिवार में है। और 7th A की अगर हम बात करें हैलोजन परिवार में, तो ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आता है ऑर्डर इलेक्ट्रॉन बंधुता का। नाइट्रोजन परिवार में इलेक्ट्रॉन बंधुता समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ने लग जाती है, वो एक एक्सेप्शनल केस बनता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम नहीं होती है। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन बंधुता को लिंक किया जा सकता है आयनन ऊर्जाओं के कंसेप्ट के साथ, और वहाँ से कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन यही आ चुका है आपके एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अनलाइकली टू एक्सिस्ट, निम्नलिखित में से किसके अस्तित्व की संभावनाएं न्यूनतम है। मतलब कौन सा ऋणायन आसानी से नहीं बनेगा, सीधी सीधी बात है ना। मैं अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो हम बोल सकते हैं कौन सा ऋणायन या कौन से ऋणायन के अस्तित्व की संभावना न्यूनतम है। कौन सा ऋणायन आसानी से नहीं बनेगा? ऑप्शन फर्स्ट Li माइनस, ऑप्शन सेकेंड Be माइनस, ऑप्शन थर्ड B माइनस, ऑप्शन फोर F माइनस। अब होता ये है कि B माइनस F माइनस में तो बच्चा आइडिया लगा लेता है कि सर ऐसा है कि जो B माइनस है बोरॉन है, और बोरॉन क्या है? अधातु है, अधातु इलेक्ट्रॉन आसानी से लेती है। फ्लोरीन क्या है? अधातु इलेक्ट्रॉन आसानी से लेती है। बच्चा गड़बड़ इधर कर जाता है, बच्चे को लगता है यार लिथियम क्षारीय धातु है, और अगर ये क्षारीय धातु है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से देगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगी नहीं। तो आंसर ज़्यादातर बच्चे Li माइनस लगा देते हैं, जबकि आंसर क्या है? Be माइनस। वही सारा खेल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है ना। आप लिथियम से Li माइनस बनाओगे, बेरिलियम से Be माइनस बनाओगे, बोरॉन से B माइनस बनाओगे, और फ्लोरीन से F माइनस बनाओगे। क्लियर? अब बाकी 3 जगह तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, मतलब ये आपको अल्कली मेटल का पता होगा, इसके लिए Ea1 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है। बेरिलियम के लिए Ea की वैल्यू नेगेटिव आती है, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आती है, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आती है। इसका मतलब ये हुआ लिथियम से Li माइनस बनाओगे तो ऊर्जा निकलेगी, बोरॉन से B माइनस बनाओगे तो ऊर्जा निकलेगी, फ्लोरीन से F माइनस बनाओगे तो ऊर्जा निकलेगी। लेकिन जब आप बेरिलियम से B माइनस बनाओगे तो ऊर्जा अवशोषित कर दी जाएगी, ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी निकाय को। ऊर्जा अवशोषित किए जाने का मतलब, अब ये जो आपने एनायन बनाया इसके पास ऊर्जा ज़्यादा होगी, और उसके बाद अगर किसी भी प्रक्रम के पास ऊर्जा ज़्यादा हो तो उसका स्थायित्व तो क्या होता? कम होता है। तो उस हिसाब से B माइनस का स्थायित्व तो क्या मिलेगा आपको? कम मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो मामला गड़बड़ है यहाँ पर। होप सो कि आप इस बात को समझे होंगे। तो ये मामला क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। आंसर क्या आएगा? सेकेंड आएगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? अब उसमें आपसे क्या बोल दिया
कि क्लोरीन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, और ब्रैकेट में लिख दिया कि ये हमेशा के लिए है, सदैव, है ना, या फिर एक बार इधर ही लिख लो सदैव। सेकंड ऑप्शन आपको दे दिया IE ऑफ Cl इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl, और इसमें भी क्या लिख दिया, सदैव। थर्ड ऑप्शन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, और ये भी क्या है, ऑलवेज, सदैव। और फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिया नन ऑफ दीज। अब क्या आंसर लगाना चाहेंगे आप? बेटा ऐसे आंसर नहीं आएगा, उसके लिए एक कंसेप्ट समझो, तब आप मेरी बात समझ पाओगे। अब दो प्रोसेस हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक तो हम Cl प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो क्लोरीन बना रहे हैं, दूसरा क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो Cl माइनस बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ जब जा रहे हो तो ये प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन एडिशन की प्रोसेस है, और इलेक्ट्रॉन एडिशन की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl प्लस है, बोल सकते हैं ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl प्लस है। अच्छा, यहाँ देखो Cl से हम Cl माइनस बना रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, ये क्लोरीन की है। भाई यहाँ Cl प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे तो Cl प्लस की इलेक्ट्रॉन बंधुता, यहाँ क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब विपरीत प्रक्रिया पे आ जाओ, तो Cl माइनस से Cl बना रहे हो, तो इस रिवर्स प्रोसेस को क्या लिख सकता हूं मैं, Cl माइनस की आयनन ऊर्जा, और यहाँ Cl से Cl प्लस बना रहे हो, तो यहाँ मैं लिख सकता हूं Cl प्लस की आयनन ऊर्जा, ठीक। अब अगर मैं चिन्ह ना लूं, धन और ऋण पे ध्यान ना दूं, तो आंकिक रूप से क्या चीजें एक दूसरे के बराबर आएंगी, ये प्रोसेस इसके बराबर आ जाएगी और ये प्रोसेस इसके बराबर आ जाएगी। यानी आंकिक रूप से पहला फैक्टर जो आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl प्लस, ये बराबर आएगी किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl। क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो क्लोरीन क्या आयोनाइजेशन एनर्जी है ना। और एक और चीज हमें पता चलती है कि आंकिक रूप से ये वैल्यू इसके बराबर आएगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl ये बराबर आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, या सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस के। क्लियर? एक चीज हमेशा समझें, अगर आप आयनन ऊर्जा की बात करें तो एक ऋणायन की जो आयनन ऊर्जा होगी वो हमेशा कम होगी किससे, न्यूट्रल एटम से, और कैटायन की, धनायन की जो आयनन ऊर्जा होगी वो उदासीन परमाणु से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या मतलब है इसका, भाई Cl माइनस की आयनन ऊर्जा क्लोरीन एटम से कम निकलेगी और Cl प्लस की आयनन ऊर्जा क्लोरीन से ज्यादा निकलेगी, गारंटी है इस बात की। आयरन प्लस 2 और आयरन प्लस 3 आयनन ऊर्जा का क्रम जितना पॉजिटिव बढ़ाते जाओगे आयनन ऊर्जा उतनी बढ़ती जाएगी। मैं आपसे बोलूं F माइनस में आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा है, तो फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा ज्यादा है। जब आप एक परमाणु से ऋणायन बनाते हो तो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं देखा जाता, आप आंसर प्रभावी नाप के आवेश के आधार पर निकालते हो। धनायन का प्रभावी नाप के आवेश ज्यादा होता है, इसलिए धनायन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता, वहां ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, और धनायन के लिए आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा मिलता है पैतृक उदासीन परमाणु की तुलना में। ऋणायन के लिए प्रभावी नाप के आवेश का मान कम होता है, नाभिक का आकर्षण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर कम लग रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान पड़ता है, इसीलिए आप कम ऊर्जा देते हो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ऋणायन की आयनन ऊर्जा पैतृक उदासीन परमाणु की तुलना में क्या होती है, कम होती है। क्लियर? वही कंसेप्ट है ये आयनन ऊर्जा का। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो कंसेप्ट है,
ये आपको रिवर्स ट्रेंड में दिखाई देगा। मतलब ये है कि कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता न्यूट्रल एटम से ज़्यादा आएगी, और न्यूट्रल उदासीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो ऋणायन होगा, जो एनायन होगा, उससे ज़्यादा आएगी। जैसे मैं आपसे बोलूं Cl प्लस, Cl और Cl माइनस इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के क्रम, तो Cl प्लस की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा है और Cl माइनस की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। तो ये एक कंसेप्ट है जो आपको दिमाग में अच्छे से बैठाना है। अच्छा बताओ जरा, ऑक्सीजन O डाई नेगेटिव आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा, बताओगे जरा? ऑक्सीजन और O डाई नेगेटिव आयनन ऊर्जा का क्रम, आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की ज़्यादा आएगी। नाइट्रोजन और N3 माइनस आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन की ज़्यादा आएगी। उदासीन परमाणु की आयनन ऊर्जा पैतृक ऋणायन की तुलना में हमेशा ज़्यादा आती है। चलो अब ये वैल्यू तो बराबर आ गई, ठीक है, समझ में आया। तो एक और फैक्ट यहाँ से समझ में आता ना कि ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। अभी हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि धनायन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उदासीन परमाणु से ज़्यादा होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl प्लस ये ज़्यादा आने वाली है। किससे ज़्यादा आने वाली है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl इससे ज़्यादा आने वाली है। फैक्ट निकाला जा सकता है। अब देखना, गौर से देखना, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का आंकिक मान क्लोरीन की आयनन ऊर्जा के आंकिक मान के बराबर बैठेगा। तो आंकिक रूप से हम ये भी तो बोल सकते हैं, इसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि जो IE ऑफ क्लोरीन है। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। वो इसके बराबर है आंकिक रूप से। तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन से। यही हमारा सेकंड ऑप्शन था, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसका आंसर क्या आ जाएगा? उस केस में डी आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा हायर थिंकिंग स्किल पे जा रहे हैं बेटा। जनरली जेईई एडवांस में आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, देखते हैं। अब ये आपका एक क्वेश्चन जेईई एडवांस लेवल पे है बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने अब तक का मेरा लेक्चर ध्यान से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप भी समझ सकते हैं, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है कि F माइनस Cl और Cl माइनस, इसमें आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा? सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी? तो एक चीज़ तो क्लियर है, उदासीन परमाणु की आयनन ऊर्जाएं ऋणायन से ज़्यादा होंगी। यानी इतना तो पक्का है कि फ्लोरीन और क्लोरीन, इनके लिए जो आयनन ऊर्जाएं हैं वो F माइनस और Cl माइनस से ज़्यादा आएंगी। अब इन दो की तुलना करनी, इन दो की तुलना करनी, तो भाई इन दो में तुलना कैसे करोगे? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता? घटता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा ज्यादा है और क्लोरीन की आयनन ऊर्जा कम है। बेटा अगर ऋणायन की तुलना करनी है तो प्रोसेस पे ध्यान देना होगा। F से F माइनस बनेगा तो ये आ जाएगी EA1, और Cl से, चलो EAF लिख देते हैं, और Cl से Cl माइनस बनेगा तो ये आ जाएगी EACl। अब बैक प्रोसेस पे जाओ तो F माइनस से जब F बनाओगे तो ये आ जाएगी IE ऑफ F माइनस, F माइनस की आयनन ऊर्जा, और जब आप Cl माइनस से Cl बनाओगे तो ये हो जाएगी IE ऑफ Cl माइनस। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब तक हम पढ़ चुके हैं, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl माइनस की है। तो अगर आंकिक रूप से
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से ज़्यादा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आंकिक रूप से जो आयनन ऊर्जा है F माइनस की, उसकी तुलना में Cl माइनस की आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी, आंकिक मान। क्लियर? तो जो ऋणायन होते हैं जिसपे -1 का चार्ज है, उनकी तुलना आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता से करनी पड़ती है। और ये रहा वो एक पैटर्न। इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि बेटा अगर फ्लोरीन से F- बनने में कम ऊर्जा निकली है तो F- से फ्लोरीन बनाने में कम ऊर्जा देनी भी पड़ेगी। अगर Cl से Cl- बनाने में ज्यादा ऊर्जा निकली है तो Cl- से Cl बनाने में ज्यादा ऊर्जा देनी भी पड़ेगी। सीधा सीधा हिसाब किताब है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आया? FCl, उसके बाद आयनन ऊर्जा Cl- की, उसके बाद आयनन ऊर्जा F- की। और ये आपका जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्लियर? चलो एक और थोड़ा सा हाई थिंकिंग स्किल पे क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आप आयनन ऊर्जा में कहाँ तक पहुंचे हैं, उसकी आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक हुई है। भाई पोटेशियम, कॉपर, K+ और Cu+, आपको इन 4 एलिमेंट में आयनन ऊर्जा के क्रम बताने हैं। पोटेशियम, कॉपर, K+ और Cu+ में आपको आयनन ऊर्जा के क्रम बताने हैं। तो कैसे बताओगे भाई? तो इतना तो पक्का है, धनायन की आयनन ऊर्जा ज़्यादा होती है उदासीन परमाणु से। इसका मतलब इन दोनों की तुलना में K+ और Cu+ की आयनन ऊर्जाएं ज़्यादा आएंगी। अब पोटेशियम और कॉपर की तुलना करनी है, तो बेटा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखो क्या आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p6, 3d खाली है, उसके बाद 4s1 है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए, क्या आता है इस कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 3s2 3p6, 3d10, 4s1। ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बेटा 4s1 तो इधर भी है और 4s1 इधर भी है, लेकिन गड़बड़ कौन करेगा? D10। यहां से यहां तक जाते जाते 10 बार ऐसा हुआ है कि D में इलेक्ट्रॉन आए हैं और 10 बार कॉपर के नाभिक में प्रोटॉन भी तो आए होंगे। D का इलेक्ट्रॉन उन प्रोटॉनों की दुर्बल परिरक्षण करेगा। दुर्बल परिरक्षण करेगा तो प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ जाएगा, और प्रभावी नाभ की आवेश अगर बढ़ गया तो आयनन ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। याद है ना, D इलेक्ट्रॉन संकुचन। तो वही फैक्ट है। तो इतना तो मेरे समझ में आ गया कि पोटेशियम की आयनन ऊर्जा कम है और कॉपर की आयनन ऊर्जा ज्यादा है। अब कहानी K+ और Cu+ की। ये ऋणायन तो है नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन बंधुता चेक करें, ये तो धनायन है। तो वापस से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आ जाओ। K+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p6 है और Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p6 3d10 है। बेटा इसका इलेक्ट्रॉन D उपकोष से निकल रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन P उपकोष से निकल रहा है। P उपकोष नाभिक के काफी नजदीक है, इतना नजदीक कि नाभिक का आकर्षण ज्यादा बैठता है। ऑब्वियस सी बात है, उस केस में आयनन ऊर्जा भी ज्यादा बैठेगी। तो आयनन ऊर्जा Cu+ से ज्यादा K+ की होती है। क्यों K+ की ज्यादा होती है? इसमें 3d से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें 3p से, और 3p नजदीक है। आप बोलोगे सर D के इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण उसका क्या हुआ? तो बेटा जिस सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसी सबसेल में बाकी के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण देखने का कोई मतलब नहीं बैठता। ये आपका आंसर Cu+, K+। और यहाँ पर हमारा एक और टॉपिक फिनिश हुआ, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? विद्युत ऋणता के बारे में। विद्युत ऋणता क्या है? परिभाषा सुनना। किसी भी परमाणु की सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। अणु में एक अणु है, अणु में क्या होगा? 2 परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध होगा। तो इस सहसंयोजी बंध की बात कर रहा हूं मैं। अणु में किसी परमाणु की सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या कहलाती है?
विद्युत ऋणता कहलाती है। सपोज मेरे पास दो परमाणु हैं ए और बी और इनके बीच में एक बंध बना हुआ है, ठीक, ये बना है बंध, ये हैं दोनों परमाणुओं के अपने अपने इलेक्ट्रॉन। अब ए जिस पावर से इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा वो ए की विद्युत ऋणता, और बी जिस पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा वो बी की विद्युत ऋणता। समझे? मैं यहाँ पे दो केस मान लेता हूं। केस फर्स्ट, एक्स ए, ये विद्युत ऋणताओं के मान है, ठीक, मान लेता हूं कि ए की विद्युत ऋणता एक्स ए है और बी की विद्युत ऋणता एक्स बी है। अब यहाँ पे दो केस ले लें। केस वन, मैं बोल रहा हूं ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है और बी की विद्युत ऋणता कम है, यानी ए की इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है। ए की इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बीच में ना होकर एक ही तरफ खिसके हुए रहेंगे। अब दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही तरफ खिसके हुए रहेंगे तो ए की तरफ ऋण आवेश ज्यादा हो गया, तो ए पे आएगा आंशिक ऋण, और बी की तरफ से इलेक्ट्रॉन चला गया थोड़ा सा, तो बी पे धनावेश ज्यादा होगा, तो बी पे आ जाएगा आंशिक धन। इस तरह का एक आंशिक आवेश आ जाता है। सपोज अगर इसका उल्टा होता तो क्या होता? मैं बोलूं कि जो बी की विद्युत ऋणता है वो ए से ज्यादा है, इसका मतलब बी की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बी की तरफ है, इलेक्ट्रॉन बी की तरफ है तो बी पे आंशिक ऋण आएगा और ए पे क्या आ जाएगा? आंशिक धन आ जाएगा। तो किसी भी परमाणु की सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। आप बोलोगे सर ऐसा ही मिलता जुलता प्रोसेस तो हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी तो देखा था, इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना। फर्क है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सिस्टम के पास अभी नहीं है, उस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से परमाणु अपने पास रख रहा है, ऋणायन में बदल रहा है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जहां आने थे, जिस कक्षक में आने थे आ चुके, उनने बंध भी बना लिया है, अब उनका हल्का फुल्का इधर उधर शिफ्टिंग है, तो एक फर्क तो है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बंधुता में ऊर्जा निकलती है तो उसको आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो कि कम ऊर्जा निकली तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है, ज्यादा ऊर्जा निकली तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है। इधर ऐसा नहीं है, तो एक ये फर्क भी है। समझे? आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता में आखिर अंतर क्या है, वो अंतर देखें, डिफरेंस देखें इन दोनों में क्या क्या है। तो विद्युत ऋणता समझना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे पहले तो इसके बारे में बात कर लें। ये निरपेक्ष मान संभव है। क्या मतलब हुआ निरपेक्ष मान का? भाई ऊर्जा निकलेगी, उसको आप कैलकुलेट कर लो, इसके लिए तुम्हें किसी दूसरे परमाणु की जरूरत थोड़ी है। तुम्हें ये थोड़ी बताना कि इसकी तुलना में ये ज्यादा है, इसकी तुलना में ये कम है, तुलना की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सामने देख लो, पता चल जाएगा ऊर्जा कहाँ कितनी निकल रही है। तो किसी परमाणु की तुलना करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू आती है जिसे आप मेजर कर सकते हो विद्युत ऋणता में। और ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता में है ना, विद्युत ऋणता में क्या है, इसकी तुलना में ये कितना खींच पा रहा है, यानी विद्युत ऋणता क्या है, ये तुलनात्मक अध्ययन है। और अगर तुलनात्मक अध्ययन होगा, प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। सो आप जो बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। तो निरपेक्ष मान संभव होगा क्या? नहीं होगा, यह तुलनात्मक अध्ययन है, अतः इसका निरपेक्ष मान संभव नहीं है। विद्युत ऋणता का निरपेक्ष मान संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या इकाई होती है? बिल्कुल होती है। तो इसकी यूनिट, इसकी इकाई होती है। कौन कौन सी इकाई होती है? किलो जूल पर मोल होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु होती है, सब इलेक्ट्रॉन बंधुता की इकाई है। कुल मिला के जो ऊर्जा की इकाई है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता की भी इकाई हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा ही तो है जिसे आप माप रहे हो। यहाँ तो कुछ निकल ही नहीं रहा, ये तो तुलना है, एक की तुलना में दूसरा। तो यहाँ पर कोई इकाई संभव नहीं है, कोई यूनिट पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई इकाई नहीं होती, विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती। इसके अलावा क्या डिफरेंस है? एक और डिफरेंस है भाई, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। आपको पता है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान एकदम कम आ जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जहां आना था आ चुका, इलेक्ट्रॉन को जिस कक्षक में जाना था जा चुका, अब कोई नया इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहा, हल्का फुल्का शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को रखना थोड़ी अपने पास की परमानेंट कोई इलेक्ट्रॉन आएगा उसको रखा जाएगा, तो फिर स्थायी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। तो याद रखिएगा कि जो विद्युत ऋणता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर नहीं करती। ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर नहीं करती। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ये कुछ कंसेप्ट और हैं। अच्छा, विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक हैं जो विद्युत ऋणता को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला तो प्रभावी नाभिकीय आवेश। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो नाभिक का आकर्षण ज्यादा है, नाभिक का आकर्षण ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी ज्यादा है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश के अलावा दूसरा है आकार। बड़े आकार के परमाणु में नाभिक से इलेक्ट्रॉन पेयर की दूरी बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर नाभिक से दूर हो गया, वो बीच का जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसका युग्म, अगर वो नाभिक से दूर है तो आकर्षण भी कम ही लगेगा फिर। सो प्रभावी नाभिकीय आवेश और आकार देख लो आप, तो उससे पता चल जाता है कि विद्युत ऋणता कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी। अब आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में क्या होता कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एक आवर्त में आप बाएं से दाएं जाते हैं, तो आकार में कोई खास अंतर तो नहीं आता, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश जरूर बढ़ जाता है। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ेगा। जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, एक समूह में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता? आकार बढ़ता है, और अगर आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता का मान कम हो जाएगा। तो विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तो क्या होती? बढ़ती है, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता क्या होती? कम होती है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और आपको पता होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट में लेंथेनाइड संकुचन काम करता है। एक ही समूह में जो 5D सीरीज का तत्व है उसके लिए जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा आता है लेंथेनाइड संकुचन के कारण। सो एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, डी ब्लॉक में किसको छोड़कर? 3rd B को छोड़कर एक ही समूह में, डी ब्लॉक में एक ही समूह में 3rd B को छोड़कर जो विद्युत ऋणता है ना, वो 4D श्रेणी से, 4D श्रेणी के तत्व की तुलना में 5D श्रेणी के तत्व में ज्यादा मिलती है, क्योंकि 5D श्रेणी में लेंथेनाइड संकुचन आ जाता है। दुर्बल परिरक्षण, यानी अगर मैं आपसे पूछूं जिंक, कैडमियम और मरकरी विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, तो मरकरी की विद्युत ऋणता कैडमियम से ज्यादा है। और कारण क्या है इसका? प्रभावी नाभिकीय आवेश।
क्लियर? विद्युत ऋणता के लिए कोई ना कोई तो पैरामीटर होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए, वरना तुलना कैसे करेंगे? भैया मैं आपसे बोलूं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा है, क्लोरीन से बहुत ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कितनी ज़्यादा? तो तुलना के लिए कुछ ना कुछ डाटा तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ नंबर तो होना चाहिए जिससे हम आइडिया लगा पाएँ। तो वो नंबर देने के लिए अलग अलग पैरामीटर दिए गए हैं, अलग अलग पैमाने हैं, और मोस्ट एक्सेप्टेड पैरामीटर जो है वो कौन सा है? पॉलिंग स्केल। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पॉलिंग स्केल पर, पॉलिंग पैमाने पर विद्युत ऋणता। देखें, विद्युत ऋणता ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, और बेटा इस फॉर्मूले को देख के घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नीट में कभी कोई कैलकुलेशन नहीं आने वाली कि आपको इतने सारे स्क्वायर रूट सॉल्व करने पड़ जाएं, वर्गमूल नहीं करने पड़ेंगे इतने। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा स्केल है, वो कौन सा पैमाना है जो कि बंध ऊर्जा पर आधारित है। तो यहाँ पर हम डाटा किसका यूज कर रहे हैं? बंध ऊर्जा का। भाई EAB क्या है? अणु AB की बंध ऊर्जा। EAA क्या है? अणु A2 की बंध ऊर्जा। EBB क्या है? अणु B2 की बंध ऊर्जा। अगर ये बंध ऊर्जाओं के सारे आंकड़े आपको पता हैं, किसी एक तत्व की विद्युत ऋणता पता है, तो दूसरे तत्व की विद्युत ऋणता निकाल ही सकते हो ना। अब यहाँ पर मैंने XA माइनस XB या फिर XB माइनस XA क्यों लिखा? भाई बड़े में से छोटा माइनस करना है, सीधी सीधी बात ये है। और डेल EN का मतलब यही है, विद्युत ऋणताओं का अंतर। डेल EN आपका धनात्मक आना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। ये वैल्यू रखो, ये बंध ऊर्जाओं के मान किलो कैलोरी प्रति मोल में रखो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानी जाएगी तत्वों की। पूरी आवर्त सारणी में सारे तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी विद्युत ऋणताएं याद करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मैं लिख देता हूं। बेटा ये विद्युत ऋणताओं के वो मान हैं जो आपको याद रखने हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको याद रखनी है। बेटा अगर ये जरूरी नहीं होते तो मैं आपको नहीं लिखाता। यकीन मानिए मैं इतना आलसी इंसान हूं कि फालतू की चीजें आपको याद करने के लिए बोलूंगा ही नहीं। जो हमारे लिए जरूरी है बेटा वो तो याद करना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको एनी हाउ याद होनी चाहिए, ठीक। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई वैल्यू याद रखें, हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, इतनी याद कर लो बस। अब हम देखने जा रहे हैं मूलिकन पैमाने पर विद्युत ऋणता का मान, और मूलिकन पैमाने पर विद्युत ऋणता को हम किससे डिनोट करेंगे? XM से। यहाँ M का मतलब क्या हुआ? मूलिकन, है ना। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, XM जो होता है वो आता है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक। हाँ, इसमें याद ये रखना है कि आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इनके मान जो रखे जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में रखे जाएंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लिख के देगा सामने वाला बेटा, तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगला, अब मूलिकन स्केल पर जो विद्युत ऋणता थी वो हमने बोली XM, और पॉलिंग स्केल पर विद्युत ऋणता को हम क्या बोल दें? XP में संबंध। इन दोनों विद्युत ऋणताओं के बीच में संबंध क्या होता है? तो सिंपल सा काम है, पॉलिंग स्केल पर जो विद्युत ऋणता आएगी, मूलिकन स्केल की विद्युत ऋणता को डिवाइड कर दो 2.8 से, इससे आ जाएगी। क्लियर? अब यहाँ से ये रख दो वैल्यू, तो पॉलिंग स्केल पर विद्युत ऋणता का फॉर्मूला क्या ले सकते हो? आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.8, तो ये कितना आ जाएगा? 5.6। तो ये भी कर सकते हो, विद्युत ऋणता की बातचीत हो गई। तो अच्छा बताओगे जरा, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी? ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन की। और आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी? वो क्लोरीन की। ये छोटी छोटी चीजें तो हैं जो अपने को क्या करनी होती हैं,
याद करनी होती हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग। आखिर विद्युत ऋणता का कंसेप्ट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। पहला अनुप्रयोग तो यह है कि जो अधातु की क्रियाशीलता है, ज़्यादातर केस में ये क्रियाशीलता आपको विद्युत ऋणता के सीधे समानुपाती दिखाई देगी। क्लियर। अच्छा, बंध का स्वभाव बता सकते हैं भाई। प्रकृति का कोई बंध ना तो पूरी तरह से आयनिक है और ना ही पूरी तरह से ससंयोजी है। हर आयनिक बंध में कुछ ना कुछ ससंयोजी लक्षण होता है और हर ससंयोजी बंध में कुछ ना कुछ आयनिक लक्षण होता है। क्लियर। कैसे पता लगाएं कि कितना प्रतिशत आयनिक लक्षण है किसी ससंयोजी बंध में? तो अगला एप्लीकेशन क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। हिंदी में भी लिख देता हूं बेटा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। प्रतिशत आयनिक लक्षण, और ये आपको क्या करना, प्रतिशत आयनिक लक्षण का परसेंटेज बताना है, प्रतिशत बताना है। तो सिंपल सा काम है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसके इक्वल आएगा, 16 इंटू डेल ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल ई एन का स्क्वायर। अब आप बोलोगे डेल ई एन क्या है, तो भाई माना ए और बी दो परमाणुओं के बीच में बंध है, इसकी विद्युत ऋणता x है, इसकी विद्युत ऋणता x भी, तो डेल ई एन क्या हुआ फिर उस केस में, ये होगा एक्स ए माइनस एक्स बी या फिर एक्स बी माइनस एक्स ए। मान धनात्मक होना चाहिए, बस अधिकतम माइनस न्यूनतम करते जाओ। क्लियर। ये फॉर्मूला लगा दो, यहां से आपको डाटा मिल जाएगा। वैसे इसका नाम है, कोई पूछेगा नहीं, बट अगर आपको याद रखना हो तो इस फॉर्मूले का नाम भी याद रख सकते हो। ये होता है बेटा हेने स्मिथ फॉर्मूला। ये जो मैंने लिखा है वो हेने स्मिथ का दिया हुआ है ना। ये हेने स्मिथ फॉर्मूला है। अब हेने स्मिथ फॉर्मूले से आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे आइडिया लगा सकते हो, देखना। डेल ई एन निकालो, विद्युत ऋणता का अंतर निकालो। अब ये विद्युत ऋणता का अंतर अगर 2.1 आ जाता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहे हैं, हेने स्मिथ। अगर ये 2.1 आ जाता है तो प्रतिशत आयनिक लक्षण जो होगा वो 50% निकलेगा और प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण जो होगा वो भी 50% होगा। यानी आप बॉन्ड के बारे में ये बोल ही नहीं पाओगे कि ये सहसंयोजी बंध है कि आयनिक बंध है। कोई स्टेटमेंट देना खतरे से खाली नहीं है। अगर ये विद्युत ऋणताओं का अंतर दो परमाणुओं के बीच, ए और बी के बीच 2.1 से आगे निकल गया, तो जो प्रतिशत आयनिक लक्षण है वो 50% से ज्यादा आएगा। टोटल 100 ही होता है प्रतिशत, एक 50% से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा 50% से क्या होगा, कम होगा। तो कौन सा लक्षण ज्यादा है, आयनिक लक्षण या फिर सहसंयोजी लक्षण? आयनिक लक्षण ज्यादा है, को मान लेते हैं आयनिक। अच्छा, अगर ये विद्युत ऋणता का अंतर 2.1 से क्या है, कम है। अगर विद्युत ऋणता का अंतर 2.1 से कम हो तो प्रतिशत आयनिक लक्षण 50% से कम आएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक 50% से कम हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 50% से ज्यादा। कुल योग 100 होगा इन दोनों का मिला के। सहसंयोजी लक्षण ज्यादा है और सहसंयोजी लक्षण ज्यादा है तो बॉन्ड जो होगा वो कोवेलेंट होगा। बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, सहसंयोजी बॉन्ड हो जाएगा, सहसंयोजी बंध हो जाएगा। अब ये जो डाटा दिया गया वो लेस करेक्ट है, उतना सही नहीं निकला इसका डाटा।
किसने दिया ये डाटा? हेने स्मिथ ने। और ये क्या है? लेस करेक्ट है। तो अब हम क्या करें? अब हम डाटा देखें मोर करेक्ट, और मोर करेक्ट डाटा किसने दिया? गैलिस ने दिया है। गैलिस ने कुछ नहीं करा बेटा, बस ये वैल्यू चेंज कर दी। बोले यार ये जो 2.1 है इसको 1.7 मानो। अब कुछ वो वाले क्या पुराना डाटा कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने लिखा दिया। हमें तो ये वैल्यू याद रखनी है। हमें कितने से कंपैरिजन करना? 1.7 से, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सही है। बाकी कहानी वही है, 1.7 है तो 50-50, 1.7 से ज्यादा है तो 50% से ज्यादा, 1.7 से कम है तो 50% से कम। ये मोर एक्यूरेट है। यानी इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आती है वो उतनी सही नहीं है। हाँ, आप इस डाटा के हिसाब से देखेंगे तो वो मामला ज्यादा सही पड़ता है। ये याद रखना आपको। अच्छा, केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो अपवाद भी आएंगे। इसके दो अपवाद याद रखें आप। एक तो सोडियम हाइड्राइड। भाई सोडियम हाइड्राइड में सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता 0.9 है और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 है। तो यहाँ पर जब डेल EN निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 1.7 से कम आएगा। बंद क्या हो जाना चाहिए था? ससयोजी। डेल EN अगर 1.7 से कम है तो बंद ससयोजी होना चाहिए था, जबकि ये आयनिक होता है। सोडियम हाइड्राइड आयनिक कंपाउंड है, याद रखना है। और इसी तरह की एक गड़बड़ आती है HF में, जहाँ हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 है और फ्लोरीन की 4 है, और डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1.9। तो यहाँ पर डेल EN 1.9 आ जाता है, और डेल EN 1.9 का मतलब क्या हुआ? बंध सहसंयोजी आयनिक होना चाहिए था। हकीकत में ये बंध आयनिक नहीं है, ये बंध क्या होता? सहसंयोजी होता है। तो ये एक और गड़बड़ है इसमें। पहला अनुप्रयोग हो गया। दूसरा, ऑक्साइड का स्वभाव। तो एक एलिमेंट क्या है? X या E मान लो। E के X एटम है और ये ऑक्सीजन के Y एटम से मिलता है, एक ऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पर भी विद्युत ऋणता का अंतर निकालो। यहाँ पर इसकी विद्युत ऋणता XE मान लो, इसकी विद्युत ऋणता XO मान लो। इनका अंतर जो निकालोगे वो डेल EN हो जाएगा। तो इस डेल EN को आप कंपेयर करो। अगर ये डेल EN 2.2 है तो जो आपने ऑक्साइड बनाया है वो एम्फोटेरिक आएगा, उभयधर्मी होगा। अगर ये विद्युत ऋणता का अंतर 2.2 से कम है, विद्युत ऋणता का अंतर 2.2 से क्या है? कम है, तो जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। आप ये रेंज ले लो, 2.2 से 3.2 की रेंज है ना। और अगर ये 3.2 से ज़्यादा है तो ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होगा। ऑक्साइड के बारे में एक चीज़ याद रखने जैसी है, अधिकांश धातु ऑक्साइड, धातु के ज़्यादातर ऑक्साइड क्या हैं? क्षारीय हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय हैं। और एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो अधिकांश अधातु के जो ऑक्साइड हैं, अधिकांश अधातु ऑक्साइड, ये क्या हैं? ये अम्लीय हैं। उभयधर्मी कौन कौन से हैं वो मैं अलग से लिख देता हूँ। भाई मैं हॉस्टल में रहता था तो मेरे को तो हॉस्टल में बैगन आलू गाजर इतना खिलाया कि अपन ने हाथ ही जोड़ लिए। अब मैं यही बोल रहा हूँ इन तीनों से, क्या बोल रहा हूँ इन सब्जियों से, कि बैगन आलू गाजर, और मैं तो बोलता हूँ सम्मान भी दे दो, जी बोल दो, बैगन आलू गाजर जी। मैंने कहा मेरी नहीं सुन रहे हो, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, उनकी सुन लो। नहीं खा सकता भाई ये खतरनाक सब्जियां, तो सुनो। किसकी सुनो? मेरे प्रभु की। मैं बैगन आलू गाजर जी सम्मान से बोल रहा हूँ, और सुन लो, मेरे प्रभु की सुनो।
तो बैगन आलू गाजर जी सुनो मेरे प्रभु की, वरना ऐसे बिना टेस्ट नहीं सुनोगे तो क्या करोगे? फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, वरना ऐसे बिना टेस्ट जीने, फिर हमें बिना टेस्ट के ही जीना पड़ेगा भाई, काम चला लेंगे। तो उम्मीद है ये ऑक्साइड आप याद कर लेंगे। बेटा मैं यहाँ पर अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वैसे भी आपके आयनिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा अम्ल क्षार एक पूरा का पूरा टॉपिक आता है। वहाँ पर आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी निकालते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी निकालते हैं, तो उसको उधर पढ़ेंगे तो ही ज़्यादा सही है। अगर आपके एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन आते भी हैं तो प्लीज़ उनको अवॉइड करें, बाकी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें। अच्छा होता क्या है कि जैसे एलिमेंट है EOH, अब ये OH माइनस भी दे सकता है, OH प्लस भी दे सकता है, 2 प्रोबेबिलिटी है ना। इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ भाई 2 प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि ये H प्लस दे, H प्लस दे तो EO माइनस बनेगा, H प्लस बनेगा। तो अगर ऐसा है तो ये हाइड्रोक्सी अम्ल है क्योंकि H प्लस दे रहा है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो EOH है ये OH माइनस दे दे तो E प्लस बनेगा और OH माइनस देगा, और OH माइनस देने वाला क्या होता है, क्षार। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ें, OH बॉन्ड तोड़ें या EO बॉन्ड तोड़ें, ये कैसे डिसाइड हो? तो एक सिंपल सा काम करना है, इसमें 2 केस हैं। केस 1, यहां पर जो अंतर है XE और XO का, इस अंतर को देखो। अगर ये वैल्यू ज्यादा आ रही है XO और XH से तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, OH माइनस देगा। इस केस में EOH जो होगा वो क्षार की तरह काम करेगा। जो आपको तो सिंपल सा काम करना है, जहां विद्युत ऋणता ज्यादा दिख जाए ना, अंतर ज्यादा है विद्युत ऋणता का, वो बंद तोड़ दो। अंतर इधर ज्यादा है तो ये बॉन्ड तोड़ दो, अंतर इधर ज्यादा है तो इधर वाला तोड़ दो, जहां विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा दिख जाए। अब इधर ज्यादा है अंतर, ये वाला अंतर ज्यादा है तो ये बॉन्ड तोड़ दिया, बॉन्ड तोड़ दिया तो इसने OH माइनस दिया, OH माइनस दिया तो ये क्षार हो गया। अब केस 2 क्या होता है इसमें, सपोज इसमें उल्टा मामला बैठ जाता कि जो E और O का जो डिफरेंस है ये तो कम है, लेकिन O और H का डिफरेंस ज्यादा है। डिफरेंस इधर ज्यादा है तो ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो H प्लस देगा। इस केस में EOH अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, ये E प्लस देगा, सॉरी EO माइनस देगा और H प्लस देगा। तो ये फैक्ट है जो आपको याद रखना है, और यहाँ पर हमारा आवर्त सारणी चैप्टर समाप्त होता है। होप सो कि आप बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। जो भी डाउट हैं प्लीज पूछें, डिस्कस करें, बातचीत करते रहेंगे। बातचीत करते रहेंगे तो आपकी कमांड भी अपने आप आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 2121 799।